हेलो। हाँ जी। नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अभी तक जो आए हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल रहेगा। और उसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में जो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो कैसे क्या करना है हमें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। इजी गोइंग है, सब कुछ सिंपल है, बस केवल देखते जाना आप। क्वेश्चन नंबर आपके पास पहला क्या है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 है और परमाणु भार 55 है, उसके नाभिक में होंगे। ऑप्शन दिया है आपको, हमने आपको बता रखा है किसी भी परमाणु का रिप्रेजेंटेशन आप जेड एक्से की फॉर्म में करते हैं। और जेड एक्से में ए जो होता है आपका, वो ए परमाणु भार होता है। और अपने पास एक्स जो होता है वो तत्व का प्रतीक होता है, तत्व का प्रतीक होता है। और अपने पास जेड जो होता है वो आपके पास परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो हमें पता है यहाँ से हम क्या डिस्कस करेंगे कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। परमाणु क्रमांक 25 है तो हम जेड की जगह 25 लिखेंगे। और उसका परमाणु भार, उसका प्रतीक हम एक्स मान लेते हैं। और परमाणु भार कितना है अपने पास, 55 है। तो यदि मैं इससे इसकी एक्सप्लेनेशन करूं तो बड़ा सिंपल है, जेड एक्स ए। तो आपको पता है Z बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके पास, 25 हो गए। अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूं तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A माइनस जेड। तो A कितना है अपने पास, 55 है। और माइनस कर देंगे हम 25। तो आपके पास 5 में से 5 गए तो 0, 5 में से 2 गए तो 3। इसका मतलब उस कंपाउंड के अंतर्गत न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी आपके पास, 30 आएगी। तो मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मैं प्रोटॉनों की संख्या की बात करूं उस कंपाउंड के अंतर्गत, तो प्रोटॉनों की संख्या अपने पास होगी 25। और अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो उस कंपाउंड के अंतर्गत जो न्यूट्रॉन होंगे वो आपके पास कुछ वो होंगे आपके पास 30। अब हम मैच कर लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। आज हम मैच करते हैं कि 25 प्रोटॉन, तो 55 प्रोटॉन तो वैसे भी नहीं हो सकते और 55 न्यूट्रॉन वैसे भी नहीं हो सकते। तो दो ऑप्शन तो हमने वैसे ही क्लिक कर दिए। 25 प्रोटॉन तो दो ऑप्शन है, 25 प्रोटॉन और 25 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 30। तो 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल इजी गोइंग क्वेश्चन आया है ये, कि जिसका परमाणु क्रमांक 25 हो और परमाणु भार इतना हो। तो बेटा फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी तत्व के लिए आप क्या लिखोगे, जेड एक्स से लिखोगे। जेड एक्स में जो जेड होता है वो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और यहाँ पे ए जो होता है उस ए को हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता है। और जो आपके पास एक्स होता है वो आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहां से बड़ा इजी गोइंग सवाल आपके सामने था ये। क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, देखो देखो ये भी इजी है। देखो भाई इसको भी देख लेना भाई, थोड़ा सा वेट करेंगे आप, इसमें आपको ही करना है ये सवाल। एक बार पढ़ लो, आपके पास टाइम है और टाइम के अकॉर्डिंग आप काम करोगे इसमें। कि एक इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान दिया है आपके पास, और उस मोलर द्रव्यमान से आपको क्या पूछ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि मोलर द्रव्यमान दिया है इसमें, और मोलर द्रव्यमान का मैंने आपको करवा रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन करवा रखा है हमने आपकी कॉपी में, पहले ही करवा रखा था कि एक इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। जरा सामने आइए। देखो मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है कि आपके सामने एक जेड एक्स से बता रखा है।
है ना। मैंने आपको बता रखा है कि भाई जेड, अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। देखो ये बेसिक है, आप सुने एक बार। मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में बता रखा है, मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रखा है, मैंने न्यूट्रॉन के बारे में बता रखा है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि परमाणु का जो मॉडल था वो आपका रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था कि बीचों बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। मोल का मतलब क्या होता है आपको पता है, मोल है और मोल बड़ा अनमोल है ना, और अनमोल तो आप जानते हो। मोल का मतलब होता है इतना, 10⁻23। एक मोल में इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना, 1.6 n2। इलेक्ट्रॉन एक मोल, इलेक्ट्रॉन के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, सुने एक बार बताते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश होता है। हाँ जी, कितना होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻28 और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसका क्या होता है, आवेश होता है। तो एक मोल की बात कर रहे हैं ना, तो देखो ध्यान से इधर कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। एक मोल की बात कर रहा है, तो एक मोल का जो होगा, आ जाओ सामने, कितना होगा, एक मोल का द्रव्यमान कितना है, आ जाओ, कितना, 9.1 ग्राम में इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और मोल में बात करेंगे तो गुणा कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और इसकी कैलकुलेशन करके आप यहाँ से आंसर बताओगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। वैसे मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको एएमयू में भी मास बता रखा है आपको। और ध्यान रखना, और इसमें मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻³ तो आप करेक्ट ऑप्शन का यहाँ से चयन करेंगे और कौन सा ऑप्शन होगा और कमेंट में करके आप बताएंगे। मैंने बता रखा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इजी गोइंग सवाल था। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, एक बार पढ़ के देखो क्या होगा, देखो क्या कह रहा है भाई। सिंपल है, इजी गोइंग है। आ जाओ, एक तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है। सिंपल क्वेश्चन है ना। मैंने आपको बता रखा है कि जो परमाणु क्रमांक होता है, वो परमाणु क्रमांक किसको निरूपित करता है, वो निरूपित करता है किसको, बताओ, प्रोटॉनों की संख्या को। अर्थात जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, तो मैं कह दूंगा कि इसका इसमें जो प्रोटॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, आपके पास 30 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 30। कब होगी 30, जब ये सिस्टम या ये एलिमेंट कौन सी स्टेट में होगा, न्यूट्रल स्टेट में होगा, तब जाके ये कितना होगा, आपका 30 होगा। लेकिन अगर ये Zn2+ आता है, तो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 3d8 होता है। इसका मतलब इस +2 वाले में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 कम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या घटने पर परमाणु पर या प्रोटॉनों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो सदैव आप याद रखेंगे, क्या क्वेश्चन है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल गलत है, तत्व की संयोजकता गलत है, तत्व का परमाणु भार गलत है। तो नाभिक में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा रहेगा, आपका ये रहेगा बी नंबर का। इजी गोइंग है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सब कुछ सिंपल है, मैंने करवाया है बिल्कुल आराम से, सिंपल वे में सॉल्व करवा रहे हैं एक एक सवाल को। अच्छे से देखो आप, देखो एक परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है,
और इसका परमाणु भार 56 है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा सामने देखो एक बार। देखो मैंने कहा है कि आप किसके रूप में लिखोगे, सबसे पहले ZXA के रूप में लिखोगे। तो यहाँ पे Z परमाणु क्रमांक कितना है, देखो ध्यान से सुनना, परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 है, और परमाणु भार जो ए दिया है वो उसका कितना है, 56 है। तो कोई भी हमें आवेश नहीं दे रखा, अगर आवेश नहीं दे रखा है तो हम प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। तो इसका मतलब जेड के स्थान पे क्या आएगा, 26 N2, और उसका परमाणु भार कितना है, 56। क्या पूछ रहा है हमसे, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बोलो ZX से होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, A माइनस का क्या करेंगे, Z। ए बोले तो कितना है, 56 है, और ये बोले तो कितना है, इतना। इसमें से 0 जाएगा, इसमें से 3, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, उसमें 30 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका सही आंसर रहेगा। इजी गोइंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखो देखो बड़ा मोस्टली क्लास 11th वाले बच्चे भी ध्यान दें, मैंने तो आपको पढ़ा रखा है ये कंप्लीट वे में। तो आप देखें ये जो सारे क्वेश्चन है वो या तो ग्रेड फर्स्ट में या ग्रेड सेकंड में, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं। तो आप देख लो अपना लेवल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। एक परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जरा सामने देखो, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखी है, और 15 का मतलब होता है 15 ग्रुप। 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3 होता है। मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से आते हैं आपके पास, ये आते हैं, ये होता है आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत। परमाणु क्रमांक कितना है, नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s1 होता है। तो कितना हो गया, 3s2 3p3 होगा। तो काउंट करेंगे हम, ये पहली कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। दूसरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8। और तीसरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5। 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गए। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है लाला, आउटर मोस्ट सेल ये रहा, ये आपका कौन सा है, आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल को ही हम कौन सा सेल बोलते हैं, बाह्यतम कोष बोलते हैं। बाह्यतम कोष को क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। और आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 3+2 कितने आ गए, 5। तो पर मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं जो 15 में आते हैं, उनकी सबके सबके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताओ, 5 होते हैं। मैंने आपको बता रखा है ये हाफ फील्ड भी है, और हाफ फील्ड है तो कौन सा पूरित होगा, ये अर्धपूरित होगा। और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा। तो इनकी आयनन विभव नॉर्मल ट्रेंड से ज्यादा होती है। तो क्या आंसर आएगा इसका, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई, 5वां इसका इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। ये भी सरल इजी गोएंगे भाई। चलो देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 कैल्शियम 40। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या क्वेश्चन है। 20 कैल्शियम 40, मैंने इसको जेड माना, इसको एक्स माना, इसको ए माना। जरा मैं उससे पूछा गया ऑप्शन मुझे मैच करने हैं, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे निकालेंगे। मैं अगर बात करूं आपसे तो देखना, अगर मैं जेड की बात करता हूं तो मैं जेड नंबर ऑफ जेड बराबर कितना है, प्रोटोनों की संख्या, और प्रोटोनों की संख्या तो डायरेक्ट कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूं तो ए माइनस क्या कर दूंगा, जेड कर दूंगा। ए कितना है 40, जेड कितना है 20, तो कितना आ गया बताओ, 20 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो न्यूट्रॉनों का नंबर है वो तो कितना आ गया, 20। और जो प्रोटोनों का नंबर है वो भी कौन सा आ गया, 20 आ गया। तो करेक्ट आंसर आप मैच कर लें, कौन सा होगा, 20 तो उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 20 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन इज कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन,
अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से सुनना। सारे डिस्कस किए क्लास 11th में तो हमने, पर ये 11th के स्टैंडर्ड से ऊपर के सवाल हैं, इसलिए आप तो देखें, आपसे अगर हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप ठीक चल रहे हैं, नहीं हो रहे तो फिर कहीं ना कहीं पढ़ लो, एक बार हो जाएगा। देखो Na प्लस आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है, मैंने आपको बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो एक बार सुनेंगे, वह स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। मेरे पास ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लिथियम है, मैग्नीशियम +2 है, Ca+2 है, ये नीचे टाइपिंग मिस्टेक है ना, और अपने पास Va+2 है। मुझे पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। तो इसके पास यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 रह जाएगा। यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 10। तब कॉन्फ़िगरेशन में क्या बनेगा अपने पास? Na+ बनेगा। बोलो सही बात है। मुझे यहीं से दिख रहा है मुझे तो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका आउटर मोस्ट होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 ही होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अगर ये, तो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन वही कितना रह जाएगा? 2 और 8 यानी 10 हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह दूं क्या कि ये Na+ है, वो किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? Mg+2 के लिए। एक और ऑप्शन बता दूं क्या? Al+3 के लिए। मैंने आपको समझा रखा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना जिस पर आवेश होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो अगर साइज छोटा होगा बेटा, तो देखो ध्यान से, साइज छोटा होगा तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना कि Al+3 और एक है एल्यूमिनियम, एक है आपके पास Mg और एक है आपके पास Mg+2। तो कौन सबसे छोटा होगा? सबसे छोटा होगा ये, और सबसे बड़ा कौन होगा? ये, क्योंकि धनायन की त्रिज्या जो होती है वो लेस होती है अपने न्यूट्रल एटम से। तो डायरेक्ट सवाल हो जाएगा। बोलो, चले आगे, आ जाओ, चलो ध्यान से देखना है ना, आ जाओ, पढ़ लिया करो भाई। देखो ये भी सरल सवाल है, देखते ही हो जाएंगे भाई, ये इतनी तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलो आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए जिसके वाहितम कोश में, ये भी इजी गोइंग है। देखो मैं एक्सप्लेन करूं आपको, पीरियोडिक टेबल मैंने कर रखी है बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी आप एक बार पढ़ के तो देखो, एक क्वेश्चन नहीं हो जाए तो बोलना। उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए जिसके संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये कह रहा है। अब देखो सुनना, मेरी बात सुनना, देखो ध्यान से कैसे पढ़ेंगे हम, कि मेरे पास है वर्ग 13, वर्ग है 14, वर्ग है 15, वर्ग है 16, वर्ग है 17, वर्ग है 18। आ जाओ सामने, अरे सामने आ जाओ भाई। इसका आउटर मोस्ट NS2NP1 होता है, इसका आउटर मोस्ट NS2NP2 होता है, इसका आउटर मोस्ट सेल NS2NP3 होता है, इसका आउटर मोस्ट सेल NS2NP4 होता है, इसका आउटर मोस्ट सेल NS2NP5 होता है, इसका आउटर मोस्ट सेल NS2NP6 होता है। चलो देखो, अच्छा ये कौन सा वर्ग है? ये है आपके पास कौन सा? बोरोन परिवार है, बोरोन फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है बताओ? कार्बन फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है बताओ? नाइट्रोजन फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली है। ये फ्लोरीन फैमिली है। और ये कौन सा ग्रुप है? अक्रिय गैस ग्रुप है, या इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट है। तो डायरेक्ट देखो क्या कह रहा है, 4s2 4p6। तो 4s2 4p6 तो इसमें आएगा ना, 4s2 4p6 यानी फर्स्ट क्लास विकारी ऑफ इंडिया। इसमें क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 यानी दूसरा आएगा, इसमें तीसरा आएगा और इसमें चौथा आएगा। वो क्या पूछ रहे हैं?
कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो शायद परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, इसमें मिस्टेक है ना। तो देखो काम की बात आ जाओ आप, अब परमाणु क्रमांक, इसका मतलब ये रहा आउटर मोस्ट सेल, बोलो 3s2 3p6, ये बोलो 4s2 और 4p6 आएगा। अब ये जिसका कॉन्फ़िगरेशन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना। देखो थोड़ा सा घुमा दिया सवाल, मैंने आपको क्या करा रखा है, मैंने तो सब कुछ करा रखा है। चलो पहले तो यहीं से निकाल लें, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, फ्लोरीन का 9 होता है। अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो हमने मिस्टेक कर दी, ये होगा, इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 5 और इसका कितना होगा 5। और वो 4p6 की बात कर रहा है, ये तो 17वें वर्ग की कहानी है ना। हमें करना है 18वें वर्ग पे, तो 18वें वर्ग पे आ जाओ। 18वें वर्ग पे देखो ये रहा, यही तो है ना, ये 17वें वर्ग की कहानी थी। हमने जो 5 लिखा है ना फ्लोरीन के, तभी तो कहते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो हीलियम का कितना होता है 2, नियोन का कितना होता है 10, इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 54 और इसका कितना होता है 86। यही तो होता है। ये कौन से आवर्त का एलिमेंट है, फर्स्ट आवर्त का, ये कौन से का दूसरे आवर्त का, ये कौन से का तीसरे आवर्त का, और ये कौन से आवर्त का चौथे आवर्त का, चौथे आवर्त का है क्रिप्टॉन। तो हमारा काम हो गया। तो देखो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। ये देखो मैं इसको लिखूं 122 334 345 456 456 756 78। तो इसका मतलब कहां तक है ये 3s2। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का क्या होता है 1s2। इसका माहितम क्या हो जाएगा बोलो 2s2 2p6 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बोलो 3s2 3p6 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s2 4p6 हो जाएगा। तो देखो 4s2 4p6, देखो 4s2 ये रहा और 4p6 ये रहा। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट कह दूं मैं, कौन सा आएगा क्रिप्टॉन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। बोलो देखो एक बार और चेंज कर देते हैं कलर, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। तो आप यहाँ तक गिन लो, यहाँ तक अगर गिनेंगे तो कौन आएगा आपके पास 36, और 36 पे कौन सा टोन आएगा बोलो क्रिप्टॉन। तो करेक्ट इज आंसर कौन सा आएगा 36, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई समस्या यहाँ तक, आगे चलते हैं क्या, चले भाई। हाँ जी आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा सा आपका है, बस आप याद कर रखेंगे इसको, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में बताएंगे आपको, है ना। फिलहाल याद रख लें, किसी तत्व की परमाणु संख्या सदैव बराबर होती है तो वो किस पे, केंद्रक वैद्युत आवेश पे डिपेंड करती है। तो इसका आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे कौन सा, केंद्रक वैद्युत आवेश है, इसको बता देंगे हम, है ना। इसको अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, देखो ये भी सरल है, सिंपल है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। सारे चेक कर लें ऑप्शन हम तो, है ना। देखो कार्बन परमाणु क्रमांक, कार्बन का 6 होता है ना, 14 ग्रुप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है मेरे हिसाब से। तो वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 4, और टोटल आपके पास कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बताओ 6। जब कार्बन कौन सी स्टेट में होता है बताओ, न्यूट्रल स्टेट में होता है। तो प्रोटॉन भी कितने होते हैं आपके पास 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं अपने पास 6 होते हैं। बोलो चलें क्या, निकाल लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा Na प्लस लिखा है, Al प्लस 3 लिखा है, O माइनस 2 लिखा है, F माइनस लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसका 10 परमाणु क्रमांक, इसका 13 परमाणु क्रमांक, इसका 8 परमाणु क्रमांक और इसका 9 परमाणु क्रमांक। अगर 10 में से एक चला गया तो कितना बचा, 11 होता है सोडियम का, तो कितने बचा 10 बचा। एल्यूमिनियम का क्या होता है आपके पास, 13 में से 3 गए तो 10 बच गया।
ये भी 10 हो गया, और फ्लोरीन 9 और ये कितना हो गया, तो 10-10 आ रहे हैं ना इसमें। तो कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक एक ऑप्शन होना चाहिए था, अभी चेक कर लेते हैं, इसमें शायद नन ऑफ दीज आना चाहिए एक ऑप्शन मेरे हिसाब से, है ना, तो वो नहीं है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, अभी पीडीएफ में रह गया होगा, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन शायद रह गया है, और नहीं तो फिर ये तो मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन। हाँ, ये जो ऑप्शन है ना डी, ये आपके पास n प्लस है, ये जो है ना ये वाला ऑप्शन है ना, तभी तो कह रहे थे हम, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये कौन सा है, n प्लस है, तो अब तो हो जाएगा ना। कैसे होगा बताओ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, 2s2 होता है, और 2p क्या होता है 3, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा ना, तो बोलना 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 2, तो किसके समान हो जाएगा बताओ, कार्बन के समान हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो एक ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना, चले आगे, आगे देखो, आ जाओ, देखो ध्यान से देखना है ना, देखो ये भी इजी गोइंग है। देखो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, यदि इसका परमाणु भार 63 है, तो परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, देखो क्या पागल बना रहा है, आ जाओ हम तो कर लेते हैं ना, देखो सामने तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, लंपट, इधर देखो, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बोलो, 28881 है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लेनी, कुछ नहीं लेना। वो कह रहा है परमाणु भार, परमाणु भार की बोले तो कौन सा, एटॉमिक वेट, तो नाभिक में न्यूट्रॉन पूछ रहा है, इसका मतलब मीनिंग क्या है, कैसे पूछेगा, देखो न्यूट्रॉन अगर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, एक सेकंड देखना एक बार, न्यूट्रॉन क्या होता है अपने पास, जेड से होता है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हमें एलिमेंट तो पता लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से गिनो 10 और 8, 18, 18 और 10 28, और एक कितना हो गया 29, ये तो हो गया 10 है ना, 10 और एक 18, और ये कितना हो गया ये 8 और एक कितना 9, और ये कितना हो गया 2, यानी इसका परमाणु क्रमांक 29 आना चाहिए, यानी इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है तो ये आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 1s2 इतना ही है ना, 2 8 8 18 और इतना, परमाणु क्रमांक इसका 63 है, तो वैसे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s1 3d10 होता है, ये आपको मैंने एक्सेप्शन वाला केस बता रखा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, तो देखो 29 पता लग गया, तो जेड के स्थान पे तो क्या लिख लेंगे, जेड एक्स ए के स्थान पे 63, तो ये बना कॉन्फ़िगरेशन, बोलो बना के नहीं बना, चलो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, 29x63, तो इसमें से घटा देंगे ना, क्या निकालेंगे, n बराबर a माइनस जेड, ए बोले तो 63 माइनस 29, 29 घटा दो, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4, यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, तो जोड़ के देख लो भाई, फिर भी अगर गलती हो तो 13, 3 और 2 5 और 1 6, तो 34 आंसर है क्या, ऑप्शन चेक करते हैं 34 है कि नहीं, बोलो ये है क्या, ये है क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बताइए, सी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, चलो देखो इसमें भी देखो भाई, ये भी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 सरल है, थोड़ी सी बेसिक आइडिया होना चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, भाई देखो ये रहा 19 पोटेशियम 40, इसके ऊपर लग रहा है -1, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यहीं से दिख रही है 19, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 होती जब न्यूट्रल होता, लेकिन एक आ गया ना माइनस, तो एक और एक कितना हो गया 20 हो गया, तो करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी अच्छे सवाल है, देखो सिंपल है सब, क्या कहता है देखो, इसको तुम ट्राई करो एक बार, है ना, देखो एक तत्व का परमाणु भार 40 है,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा 1s2 2s2 2p6 4s2। परमाणु भार लिख लेते हैं, चलो एक बार, परमाणु भार कितना है 40 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये वाहितम कोश का है और ये वाहितम कोश है, तो जीरो ग्रुप एलिमेंट होगा। जीरो ग्रुप एलिमेंट होगा तो कौन सा होगा, अक्रिय गैस समूह होगा। अक्रिय गैस समूह के वाहितम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। बताओ, कह रहा है इसका परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन बताओ। भाई परमाणु क्रमांक अगर इसके बाह्यतम कोश में परमाणु भार है 40, एलिमेंट मानते हैं x, बाह्यतम कोश में कितना हो गया 10 और 8 18, परमाणु क्रमांक कितना है 18। आर्गन है भैया, 18 पे आर्गन होता है कि नहीं होता। तुम्हें कैसे पता गुरुजी, अरे भैया मुझे यहाँ से पता है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई 18, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए 18, और प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं जेड, तो जेड कितना आ गया बताओ 18 आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, परमाणु क्रमांक 18, प्रोटॉनों की संख्या 18, जेड 18 और न्यूट्रॉन और परमाणु भार 40 है, लेकिन हमसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन, तो 40 में से 18 घटा देंगे तो कितना 22, तो 18 22 देख लो, परमाणु क्रमांक होगा 18 पहला और न्यूट्रॉनों की संख्या 22 इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे। टाइट्रियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1 होता है, एक 1H, देख लो भाई समस्थानिक की डेफिनेशन, देखो पूरा ही कराते हैं, हमें तो कोई पेट में दर्द है नहीं है। 1H1 1H2 1H3, प्रोटॉनों की संख्या 1 1 1, जेड भी सेम रहेगा 1 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 1, न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस जेड 0 1 और 2। क्या कह रहे हैं, ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्राइट्रियम। कि ट्राइट्रियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये रहा, एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो भाई थोड़ा सा दिमाग का है, क्या कहता है जरा सामने देखना, कि निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति को प्रदर्शित करता है। देखो सम इलेक्ट्रॉनिक का मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। चलो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला है Na प्लस Ca प्लस 2 Mg+2, ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन N माइनस 3 F-1 Na प्लस। तीसरा ऑप्शन बेरिलियम एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोरीन माइनस। चौथा ऑप्शन Ca+2 Cgm+1 Br। आ जाओ, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है इनका 10, इसका 20, इसका 10, इसका होता है 12, है ना। न्यूट्रल का, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11 11 होता है सोडियम का ना। बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का 4, एल्यूमिनियम का 13, क्लोरीन का 17। इसका आप निकालोगे, कैल्शियम होता है 20, ठीक है। ब्रोमीन आप निकालोगे और ये निकालोगे, अब कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जरा हम देख लें पहले, 11 में से 1 गया तो 10, कैल्शियम का 20, 20 में से 2 गया तो 18, मैग्नीशियम का 12, 12 में से 2 गया तो 10। ये है क्या, ऑप्शन नहीं होगा। 7 में 3 जुड़ गए तो 10, 9 में 1 जुड़ गया तो 10, 11 में 1 जुड़ गया तो 11 में से 1 कम हो गया तो कितना 10। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखने की आवश्यकता नहीं थी, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है इनमें, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। बेरिलियम वैसे भी देख लोगे आप। अब इनका परमाणु क्रमांक कैसे निकालोगे, सीजियम पता होना चाहिए कहाँ है, आपको पता है हेलिना की रव से फरियाद, मैंने जादुई संख्या बता रखी है 2 8 8 18 18 32 और 32, निकाल लेंगे यहाँ से। फर्स्ट क्लास विकारी ऑफ इंडिया, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, निकाल लेंगे। ब्रोमीन का कितना होता है, सीधा ही आ जाएगा आंसर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
देखो बढ़िया भाई साहब, रदरफोर्ड की याद आ गई मुझे। रदरफोर्ड ने नाविक की खोज की थी, और नाविक की खोज के कारण ही इसे अब क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया। तुमको भी मिल सकता है नोबेल प्राइज, खोज कर दो तुम, कुछ भी खोज कर सकते हो तुम, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रदरफोर्ड के कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में प्रथम बार दर्शाया कि बताया भैया ये नाविक होता है और बीच में होता है नाविक। नाविक में दो चीज होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जीरो होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इसी के कारण रदरफोर्ड को कौन सा प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भाई साहब की बात है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या की बात की, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये भी अच्छा सवाल है, इतना बड़ा क्यों दे दिया भाई, बच्चों को डरा क्यों रहे हैं? चलो आ जाओ, देने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। पहले सुन लो मेरी छोटी बात है। रदरफोर्ड ने नाविक है तो उसने क्या किया कि हीलियम के नाविकों की अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। जब उसने बौछार करवाई थी ना, तो मैक्सिमम अल्फा कण निकल गए थे, लेकिन एक अल्फा कण टकराकर वापस आ गया, और वो कितने डिग्री के कोण पे, 180 डिग्री के कोण पे टकरा के कहाँ आ गया था, वापस आ गया था। तो उसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। नाविक बीच में होता है जिसका आकार होता है नाविक का 10⁻⁻15, और परमाणु का आकार होता है कितना, तो न्यूक्लियस, नाविक का आकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाविक का आकार 10⁻15 फर्मी मीटर में, फर्मी कोटि का होता है। और परमाणु का आकार होता है 10⁻−10, और 10⁻−10 कौन सी कोटि का होता है, एंगस्ट्रॉम कोटि का। चलो देखो, जब परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो लाखों में से कुछ विक्षेपित होते हैं, अन्य अविक्षेपित गुजर जाते हैं। इसका कारण क्या है कि परमाणु के आयतन के सापेक्ष नाविक द्वारा घेरा गया आयतन क्या होता है, कम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जब इलेक्ट्रॉन एल से के में जाता है, जरा सुनो भाई, कौन कौन सी कक्षा, के, एल, एम, एन, ये कोष है हमारे, सेल है। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई पहली कक्षा है और फिर कोई दूसरी कक्षा है, और अगर कोई दूसरी कक्षा है और अगर कोई पहली कक्षा है, तो यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी में जाए या दूसरी कक्षा से पहली में जाए, तो जब पहली कक्षा से दूसरी में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। यहाँ ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, एनर्जी लेता है। एनर्जी लेता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और लेता है, उस प्रक्रम को बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम। प्रोसेस हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक में। अगर उच्च हाइयर एनर्जी से लोअर में आता है तो वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो उसे बोलते हैं कौन सा छेपी, बताओ, ऊष्मा छेपी। ये इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देख लो, के से एल में जा रहा है या एल से के में, एल से के में, उच्च से निम्न में आ रहा है, कौन सा, छेपी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, बी। चले आगे। हाँ भाई, अच्छा सवाल है, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार और आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण विकिरण के प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ऑप्शन पहला दिया है आपको ये पास, पढ़ो एक बार, ऑप्शन दूसरा देखो और ऑप्शन तीसरा देखो। कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो देखो पहला, देखो पहला पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्वांटम के पूर्ण संख्या के गुणनफल में नहीं है, पहला ऑप्शन। विकिरण से ऊर्जा संयुक्त होती है, ऊर्जा विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होकर बल्कि छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, बताया हमने। एक क्वांटा से संलग्न ऊर्जा का परिमाण आवृत्ति के अनुपातिक होता है। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कौन सा, ए। क्यों, सुनना सुनना,
कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्वांटम के पूर्ण संख्या के गुणनफल में ही होता है। पूर्ण संख्या के गुणनफल में n का एक निश्चित मान होता है। तो यहां कह रहा है कि गुणनफल में नहीं है, तो इसका मतलब यही कौन सा सिद्धांत के अनुसार नहीं है, कौन सा नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आप, और ये क्वेश्चन आपका रहेगा HW। ये आप बताओगे मुझे क्या क्वेश्चन है कि कक्षक की ऊर्जा नाविक से दूर जाने पर बढ़ती है, नाविक से दूर जाने पर घटती है, नाविक से दूर जाने पर अपरिवर्तित रहती है, और इनमें से कोई नहीं। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप बताएंगे इसको कि भाई इसका क्या है मीनिंग, इसका आंसर आप कमेंट में कराएंगे। और ये सबके लिए मोस्ट ऑफ द ऑल्सो यूजफुल फॉर, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में, ये आपके सेकंड ग्रेड में, 11th क्लास, 12th क्लास, ऑल्सो वेस्ट। ठीक है, बाकी बात कल करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट नंबर सेकंड में करेंगे, ये वाला ही पार्ट। इसमें अभी और PDF में क्वेश्चन है, लगभग 50 के समथिंग है, तो 20 तक हमने यहाँ कर लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।